बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो बीपीएससी ने अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ है। आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपके ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां, 46वां या फिर 74वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन में देखिए टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है आप इसे एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइन है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की न्याय के बारे में बताया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है और नाम क्या क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो इसका भी सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन है। इसे लघु संविधान क्यों कहा जाता है इसे भी चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन था इसके जरिए बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। जैसे इससे पहले अभी हम लोगों ने देख लिया था कि 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसी के साथ 51A के तहत हमारा जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा दिया है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा दिया है यह एक शुभ दिन था या फिर चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी और इसके बाद कहा गया था कि हम लोग हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए ही संविधान को इस दिन लागू कर दिया गया था। और अगर बात करें हम लोग कि संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, तो अपना जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने वेट किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। ऑप्शन है मुकदमे तथा कार्यवाही से, सरकारी ठेके से, महान्यायवादी से या फिर व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुकदमे तथा कार्रवाई से। जो हमारा आर्टिकल 300 है इसके तहत हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार के ऊपर केस कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर केस किया जा सकता है, उसी तरीके से आर्टिकल 300 के तहत हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार के ऊपर केस कर सकते हैं। तो इसलिए मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है आर्टिकल 300। और अगर हम लोग बात करें जो आर्टिकल 300A है वह किससे संबंधित है, तो यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या फिर किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब थोड़ा सा चलिए समझ लेते हैं कि मूल ढांचे का सिद्धांत होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें हम लोग संशोधन कर सकते हैं, लेकिन यह जो मूल ढांचे का सिद्धांत कहता है कि हम कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हैं जिससे कि जो हमारा संविधान है उसका मूल ढांचा ही बिगड़ जाए। जैसे भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है भारत में, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता संशोधन करके कि आज से डेमोक्रेसी खत्म हो गया। ठीक है, तो यही था मूल ढांचे का सिद्धांत और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इससे संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। ऑप्शन है M1, Z1, M3, Z3, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो वीवीपैट होता क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। तो देखिए एक तो होता है ईवीएम मशीन और एक होता है वीवीपैट। अगर आप कभी चुनाव में वोट देने गए होंगे तो 2 मशीन रहता है, एक तो ये ईवीएम मशीन रहता है जिस पर आप वोट देते हैं और उसके बगल में वीवीपैट रहता है। जैसे मान लेते हैं आप अल्फा को वोट दिए, जो अल्फा पार्टी आप उसको वोट दिए, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने अल्फा पार्टी को वोट दिया है और जो कागज रहता है वो जो रसीद रहता है नीचे गिर जाता है।
तो यहाँ पर वही पूछा था कि जो वीवीपैट का भारत में कौन सा संस्करण यूज होता है, तो M3 यूज होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर बात करें वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, और ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। ऑप्शन है जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, BD शर्मा, BR अम्बेडकर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो काका कालेलकर थे। और अगर जगजीवन राम की बात करें तो अंतरिम सरकार में ये श्रम मंत्री थे। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था, जो अनटचबिलिटी था उसे एबोलिश कर दिया गया था। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 15, 17 या फिर 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अस्पृश्यता होता क्या था, तो पहले जमाने में बहुत ज़्यादा छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पात का बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो उसे ही जो उच्च जाति के लोग थे वो निम्न जाति के लोगों को अपने से छूने नहीं देते थे या अपने सामान को छूने नहीं देते थे। तो आर्टिकल 17 के तहत इस अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। और इसे आप याद कैसे रख सकते हैं, एक साथ 17 को कैसे पढ़ सकते हैं, एक साथ। अब सभी एक साथ रहेंगे अस्पृश्यता को समाप्त करके। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि चुप रहने का स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, मूल अधिकार है, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो चुप रहने का अधिकार हमारा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। चुप रहने का अधिकार होता क्या है, तो किसी व्यक्ति पर मान लेते हैं केस हुआ है, तो कोई उससे जबरदस्ती यह नहीं कर सकता है कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दीजिए। वहां पर उसके पास चुप रहने की स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है। तो क्या है, एक मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, वो किसमें शामिल है। कि धर्म का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह समानता का अधिकार है, कि सभी समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है कि अगर कोई छू दे रहा है तो कोई चीज़ अपवित्र हो जा रहा है। और यह किस आर्टिकल में है, तो अगर इसकी बात करें जो समानता का अधिकार है तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 45वें BPSC में पूछा हुआ है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। क्या है, रीट पेटिशन है, टाइटल सूट है, या फिर क्षतिपूर्ति का दावा है, या फिर न्यायिक पुनरीक्षण याचिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, टाइटल सूट है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है सी वाला ऑप्शन, अनुसूचित जनजाति ST से संबंधित है। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ST से संबंधित है। इन्हें कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है 343, 345, 351, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 343। यहाँ पर देखिए आधिकारिक भाषा की बात कर रहा है, जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। अपने भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और यहाँ पर पूछा था जो आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी है। तो हिंदी किस आर्टिकल के तहत है, तो 343 के तहत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए कुछ आर्टिकल दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, समान सिविल संहिता, या फिर राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 43, 42, 49 और 44। तो देखिए कुछ अगर आपको अनुच्छेद याद रहेगा तो उससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है समान सिविल संहिता, तो समान आ रहा है, तो आर्टिकल 44 में देख रहे हैं दोनों समान है। ठीक है, इसके बाद एक याद रख लीजिए राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, एक किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 49 से संबंधित है। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। सी का 4 से, डी का 3 से। सी का 4 यहाँ पर है और डी का 3 बस एक ही जगह पहला वाले ऑप्शन में है। अब बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए का 2,
तो कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं, तो अनुच्छेद 42 से है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 से है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर संसद? तो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 216 के तहत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो यह भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र क्या है? 60 साल, 62 साल, 65 साल या फिर 70 साल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 साल है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।